Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में अगली कड़ी के रूप में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 मार्क्स देखेंगे जो 2023 में होने वाली बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये सब क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रहेगा। इसलिए आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से टोटल जितने भी सीरीज हैं वो उसका आप रिवीजन करें जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चंस है और उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड क्या है? ये क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का कि जेनेटिक कोड क्या है। तो इसमें देखना है कि जेनेटिक कोड मुख्य रूप से होता क्या है। तो जेनेटिक कोड जो है आपका प्रोटीन संश्लेषण या सिंथेसिस से रिलेटेड होता है, जिसमें आपका बहुत से आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर राइबोसोम्स आपका अटैच्ड होते हैं और ट्रांसफर आरएनए जो है बहुत सारे अमीनो एसिड को, विशिष्ट अमीनो एसिड को लाकर जो है आपका मैसेंजर आरएनए पर 3 लेटरों का समूह होता है जो आपका जेनेटिक कोड कहलाता है। और उस तरह से अमीनो एसिड ही चूंकि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो वही मेनली रूप से देखना है कि हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो जो है सो आपका 20 है। और इसमें जो है आपका जो 4 लेटर है AUGC, अगर ये सिंगल लेटर का उपयोग होता है तो 4 अमीनो एसिड को कोड करेगा। अगर 2 डबलेट अगर हो, माने 2 लेटर का अगर हम समूह बनाते हैं तो 4 गुने 4 मतलब आपका 16 अमीनो एसिड को वह कोड करेगा। इसलिए जो है ये आपका जेनेटिक कोड जो होते हैं आपका ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब आपका 4x4x4 मतलब आपका हो गया 64 कोडॉन। जो 64 कोडॉन का जो निर्माण हुआ वह आपका 20 अमीनो एसिड को कोड करता है। तो इसी चीज को समझना है कि जेनेटिक कोड है क्या चीज। तो जेनेटिक कोड जो है आपका ये रिलेशन बिटवीन अमीनो एसिड्स और उससे जो रिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स AUGC एंड अमीनो एसिड के बीच एक आपका रिलेशनशिप होता है। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड इज ए रिलेशनशिप बिटवीन अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण जो है नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, जो आपका AMP, ADP, ATP, ये सब जो है क्या है न्यूक्लियोटाइड्स है। और एक न्यूक्लियोसाइड बतलाए थे कि न्यूक्लियोसाइड में आपका नाइट्रोजिनस बेस और ओनली शुगर रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड, जो पिछले क्लास में बता चुके हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपका नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो सही होगा आपका। ये जो है न्यूक्लियोसाइड
न्यूक्लियोसाइड में आपका मेनली रूप से जो है नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, दो ही चीज में होता है। तो इस तरह से कुछ बात जो है अगर हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं या बेसिक नॉलेज होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्वतः सॉल्व हो जाता है। इसलिए मेनली रूप से सब्जेक्टिव टाइप ही मेनली रूप से पढ़ने की चीज है, और जिन्हें सब्जेक्टिव का नॉलेज होता है वो उसको ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने की या रटने की जरूरत नहीं होती है। रटने से जो है हूबहू क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि हमने जिस तरह से आपका ये MCQ दिया है वह उसी रूप में रहे, उल्टा पलटा उसको चेंजिंग भी कर सकता है। लेकिन जिसे आपका बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर का, तो जैसे भी क्वेश्चन पूछ सके उसको सॉल्व किया जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं नाइट्रोजिनस बेस शुगर फॉस्फेट। अब इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस आपका ये फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव इधर दे देगा कि न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है और अदर चीज। इसलिए कुछ भी क्वेश्चंस को किसी रूप में भी दिया जा सकता है। चूंकि अब परीक्षा बहुत नज़दीक है इसलिए थोड़ा सा अब ज़्यादा डीपली तो जाने की जो चीज़ नहीं है, अब तो समय आप लोगों के पास नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हमने प्रयास किया है कि जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स है उतना ही आप लोग देखें, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी इसमें मैटर है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेनेटिक कोड क्या है, तो हम इसके बारे में देख। तो जेनेटिक कोड जो है आपका, जेनेटिक कोड निर्देशों का एक सेट है, माने आपका निर्देश देता है कि यह आपका क्या बनने वाला है। तो इसमें 3 लेटरों का एक समूह होता है, सेट होता है, जो जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन की मूल इकाइयों 20 अमीनो एसिड में DNA के अनुवाद को निर्देशित करता है। DNA क्या बनाने वाला है, अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन यहाँ पर। तो वही आपका DNA से RNA और RNA से जो है प्रोटीन बनना, जो ट्रांसलेशन कहलाता है या अनुवादन जिसको बोलते हैं। तो DNA के अनुवाद को निर्देशित करता है। जेनेटिक कोड कोडोन से बना होता है। अब जेनेटिक कोड जो है बहुत सारे कोडोन होते हैं, 64 कोडोन का निर्माण होता है। 3 लेटरों का समूह, जैसे यू ये 3 लेटर हुए, या AUG, CUC, इस तरह से 3 लेटर का जो समूह होते हैं ये आपका क्या कहलाते हैं, कोडोन कहलाते हैं। ये 3 लेटरों का जो समूह है ये और ये क्या कहलाते हैं, कोडोन। तो कोडोन से ही जेनेटिक कोड बना होता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स के 3 अक्षर यहाँ पर UUU या AUG, CUC, इसी तरह से बहुत आपका 64 आपका कोडोन का निर्माण होता है, श्रृंखला होती है। प्रत्येक कोडोन एक विशिष्ट अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। अगर UUV है तो एक विशेष अमीनो एसिड को ये कोड करेगा, AUG है तो एक दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा, CUC है तो एक दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा। मतलब आपका यहाँ पर जेनेटिक कोड जो होता है वो आपका 3 लेटरों का एक सेट होता है जो आपका कोडोन कहलाता है, और इसी तरह बहुत सारे 3-3 लेटर का आपका सेट होता है। तो आपका कई कोडोन्स से यह जेनेटिक कोड बना होता है। जेनेटिक कोड जो है मेनली रूप से कोडोन से बना होता है, और कोडोन जो है आपका 3 लेटर्स का आपका सेट होता है। अब यहाँ पर है कि चूंकि 20 अमीनो एसिड होता है साइटोप्लाज्म में, तो अगर हम एक एक लेटर AUGC, मतलब आपका जो DNA में जो लेटर है एडेनिन, थाइमिन, गुएनोसिन या गुएनिन और ये आपका यूरासिल, तो वही जो है आपका उसी में से 3-3 लेटर का एक समूह होता है। तो हम आगे देखते हैं, ये जेनेटिक कोड इस तरह से हुआ। अब यहां पर देखते हैं, अगर सिंगलेट कोडोन सिंगलेट कोडोन में कहता है कि अगर 4 लेटर है तो वह 4 ही अमीनो एसिड को वह कोड करेगा।
मतलब आपका AUGC, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और आपका ये साइटोसिन। ये आपका 4 सिंगलेट कोडोन का मतलब हो गया आपका 4 ही अमीनो एसिड को वह कोड करेगा। लेकिन हमारे साइटोप्लाज्म में, शरीर की सेल की कोशिकाओं में क्या होता है, 20 अमीनो एसिड होता है। तो यह 4 अमीनो एसिड को ही वह कोड करेगा, इसलिए सिंगलेट कोडोन नहीं होता है। अगर डबलेट कोडोन अगर रहा, मतलब दो लेटर का अगर समूह रहा, तो यहाँ पर 4 चौके 16 है आपका AUG और C। यहाँ पर भी आपका AUGC। ये अगर हम इस तरह से दो लेटर का अगर समूह बनाते हैं तो आपका 4 × 4 बराबर 16 कोडोन का निर्माण होता है। और ये 4 × 1 बराबर आपका 4। तो अभी भी 20 अमीनो एसिड के लिए वह आपका सफिशियंट नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पर इस तरह से देखते हैं कि दो लेटर बने AU, फिर इसके बाद AU, AG, AC। इसी तरह से UA, UU, UG, UC। फिर आपका GA, GU, यहाँ से देखते हैं नीचे लिखते हैं, ऊपर वाला लिखते हैं GG, GC, देखिए यहाँ पर इस तरह से। फिर CA, CU, CG और आपका CC। तो इस तरह से ये आपका दो लेटर का समूह हुआ। इसी तरह से अगर हम ट्रिपलेट कोडोन अगर बनाते हैं, ट्रिपलेट कोडोन, तो आपका 64 आपका अमीनो एसिड बनता है, जो 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए सफिशिएंट होता है। इसलिए जेनेटिक कोड की एक विशेषता है कि आपका जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, माने 3 लेटरों का वह समूह होता है। अब इस तरह से यहाँ पर है ये, यहाँ पर इसमें आपका 4 फिर बनेगा। और यहाँ पर भी जो है आपका AUGC इस तरह से आपका, और यहाँ पर हो जाएगा AUGC। अब इससे जो है आपका ये इससे प्रयोग होगा। 3 लेटर का समूह इस तरह से बनेगा, A और A। फिर इस तरह से AU, यहाँ पर A, फिर इसके बाद AG और यहाँ पर A। इसके बाद यहाँ से है A, यहाँ पर C और E लेटर जो है से A। इस तरह से जो है AU, इसमें भी आपका 4 और इस तरह से आपका इसमें भी 4 जो है AUGC। अब इसी तरह से जो है से इसमें भी 4 घर बनेंगे। और यहाँ पर जो है पुनः फिर A इस तरह से AUGC। इसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा AUGC, AUGC। इसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा AUGC। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जेनेटिक कोड जो है सो आपका ट्रिपलेट कोड होता है AUGC। ये आपका यहाँ पर है इस तरह से, यहाँ पर C है और यहाँ पर आपका ये है और यहाँ से ये है। प्रत्येक में आपका जो है सो 4 चौके 16 दूनी 32, 32 16 48, 16 चौके 64। इस तरह से जो है अगर 3 लेटरों का समूह होता है तो आपका जेनेटिक कोड जो है की संख्या जो होता है, कोडोन की जो संख्या होती है वो 64 होते हैं, जो 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए वह आपका सफिशिएंट होता है। इसी तरह से टोटल को इस तरह से हम आपका इस लेटर को आपका कोडोन को बना सकते हैं। और भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए फिर इसी A से इससे फिर करेंगे A और ये लेटर यहाँ है U, फिर A और आपका यहाँ पर होगा U और यहाँ पर U हो गया। फिर यहाँ पर A चलेगा EUG, फिर AUC। ये देखिए हमेशा जो है सो 3 लेटर का ये समूह। उसी तरह से और बना सकते हैं। फिर इसमें A लेंगे, इसके बाद ये वाला लेंगे,
तीसरा जो समूह में है, तीसरा लाइन में जी, और ऊपर में जो है सो ये है, ए यहाँ से लिए, जी यहाँ से लिए और ये यहाँ से लिए, फिर ए यू जी, फिर आपका ए जी जी, फिर आपका ए सी जी यहाँ से। उसी तरह से यहाँ पर ए यहाँ पर सी, इस तरह से कर सकते हैं, ए यू सी और ए जी सी, आपका ए सी एस सी। तो इसी तरह से हम आपका 64 जो है सो कोडोन बना सकते हैं। हमने 16 को बना करके दिखा दिया है, लेकिन इसी तरह से यहाँ पर यू, यहाँ पर लेटर लेंगे यू ए, यहाँ पर यू ए, इस पे देखेंगे, फिर यू ए सब में लेंगे, फिर आपका यू जी ए, यू सी ए, उसी तरह से फिर चलेंगे यू ए, यहाँ पर जी, अंतिम में इसको रखेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर सेकेंड घर में यहाँ पर बनाना है यू ए और ये लेटर लेंगे, फिर ए, फिर यहाँ पर यू, यहाँ वाला लेंगे, फिर यू, फिर इसी को लेंगे ये, फिर ये लेंगे, ऊपर वाला लेंगे, फिर ये वाला लेंगे, फिर यहाँ पर यू, फिर ये लेटर लेंगे, फिर ये लेटर लेंगे। इसी तरह से इसमें देखेंगे ये यू जी है, यहाँ पर ये यू है, तो यहाँ पर यू हुआ, ऊपर में ए है यू ए, ये आपका ये यू है, फिर यू, यहाँ वाला यू और यहाँ पर यू, 3 यू हो गया, यू जी और यहाँ पर ए जी ए यू हुआ। इसी तरह से हम 64 कोडोन, तो यही आपका जेनेटिक कोड होता है। सिंगलेट कोडोन का मतलब ए यू जी सी, ये आपका लेटर हुआ। फिर ये आपका है डबलेट, अगर कोडोन करते हैं तो 2 लेटर का समूह होता है, तो ये हुआ। तो अगर इसको हम बनाते हैं तो 4 × 4 × 4, इस तरह से आपका 64 कोडोन आपका ये बन जाता है, ये टोटल। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे यह ट्रिपलेट कोडोन जैसे 64 बनता है, इसमें कुछ नहीं आपका समाप्त होता है। ये वाला जेनेटिक कोड क्या है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, समजात एवं समवृत्त अंग क्या है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समवृत्त एवं समजात अंग क्या है। ये जो है आपका विकास इवोल्यूशन चैप्टर से है, जिसमें आपका इवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, उसके संबंध में बहुत सारे सपोर्ट या एविडेंस दिया गया है, जिसमें आपका ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इस तरह से देखने में लग रहा है कि एक जैसा है। इसका मतलब है कि उसकी उत्पत्ति जो है सो उसी तरह के एनिमल से हुआ है। अब जैसे हम लोगों का हाथ और जानवर का अगला पैर, दोनों का बोन जो है सो समानता मिलती है। यहाँ पर भी आपका ये आपका है जो रेडियो अल्ना और ये ह्यूमरस है, तो आपका ये उसमें भी जो है उसी तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका विकास जो है सो या दोनों में समानता मिलती है। तो वो आपका समजात एवं समवृत्त अंग देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं आंसर में समजात अंग। समजात अंग वैसे अंग जिसकी रचना एवं उत्पत्ति समान, रचना और उत्पत्ति समान माने स्ट्रक्चर में एक जैसा लग रहा है, रचना भी एक जैसा और उत्पत्ति भी है, लेकिन कार्य जो है अलग अलग होता है। तो वैसे अंग जिसकी रचना एवं उत्पत्ति समान लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाता है। समजात अंग कहलाता है। ये आपका समजात अंग हो गया। उदाहरण हम देंगे कशेरुकी जंतुओं के अग्रपाद,
अग्रपाद का मतलब अगला पैर है या हाथ है। कशेरुकी माने जिसमें रीढ़ की हड्डी है, जैसे डॉग है, कैट है, ऑक्स है, टाइगर है, हम लोग हो गए, मैन हुआ, तो ये सब आपका कशेरुकी जंतु है जिसमें रीढ़ की हड्डी। तो उसमें जो 4 पैर होते हैं, हम लोगों में भी, मनुष्य में भी 4 पैर हैं जो अगला हाथ के रूप में जानते हैं। पक्षियों में आपका अगला पैर जो है सो डैना में बदल गया है। और घोड़ा है, कुत्ता है, इसका अगला पैर जो है सो आपका दौड़ने में, चलने में मदद करता है। हम लोगों का किसी चीज को पकड़ने में मदद करता है। लेकिन दोनों में जो है कशेरुकी जंतुओं के जो अग्रपाद हैं, उस सब का काम अलग अलग है। मेढक का अगला पैर जो है वो फुदकने में, कूदने में मदद करता है। हम लोगों का किसी वस्तु को पकड़ने में मदद करता है, जिसको हम हैंड बोल रहे हैं, लेकिन अगला पैर ही है ये। हम लोग भी जो है सो आपका 4 फुटेड एनिमल है, 4 पैर वाला जानवर है, लेकिन हम लोगों में हाथ है जो आपका दूसरे काम के लिए, लिखने पढ़ने या जो भी। और आपका घोड़ा का अगला पैर जो है सो चलने में, दौड़ने में मदद करता है। तो वही कर रहा है, लेकिन दोनों ये हैंड का जो बोन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो रेडियस और अल्ना ह्यूमरस जो होता है, तो ये जो है आपका घोड़े के अगले पैर में भी इसी तरह का बोन पाया जाता है। जिस तरह से अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो बिल्कुल समान होते हैं। तो वही कह रहा है कि वैसे हम जिसकी रचना एवं उत्पत्ति समान, बोने जैसा, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। हम लोगों का अगला जो है हैंड बोलिए या पैर बोलिए, जो आपका किसी वस्तु को पकड़ने में। मेढक का अगला पैर जो है आपका कुदकने में या छलांग लगाने में। घोड़े का अगला दौड़ने में। इसी तो ये ही आपका समजात अंग हो गया कि वैसे अंग जिसकी रचना एवं उत्पत्ति समान, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाता है। एकदम ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कशेरुकी जंतुओं के अग्रपाद। अब देखते हैं संवृत अंग, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। समजात अंग वैसे अंग जिसकी रचना एवं उत्पत्ति समान, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाता है। एग्जाम्पल में हो गया कशेरुकी जंतुओं के अग्रपाद। देखते हैं संवृत अंग। संवृत अंग, संवृत अंग जैसे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। रचना उत्पत्ति भिन्न लेकिन कार्य समान। इसमें था रचना उत्पत्ति समान, लेकिन कार्य जो है सो भिन्न होता है। जस्ट ऑपोजिट ऑफ द ये समजात अंग। तो वैसे अंग जिसकी रचना एवं उत्पत्ति भिन्न, यहां पर हो गया भिन्न, एवं कार्य समान होता है, कार्य समान होते हैं, समान होते हैं, समवृत अंग कहलाता है। समवृत अंग कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल अगर आप याद रखते हैं तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। एक तितली का पंख, उदाहरण भी इसमें देख रहे हैं, और चमगादड़ का पंख, दोनों को क्या काम करता है? उड़ने में मदद करता है। तितली का पंख उड़ने में मदद, चमगादड़ का पंख उड़ने में मदद करता है। लेकिन दोनों के जो स्ट्रक्चर है, रचना जो है, उत्पत्ति जो है, भिन्न है। पंख, कीट के जो पंख होते हैं उसकी जो रचना होती है, और ये चमगादड़ का जो पंख है वो दोनों में भिन्न होता है। चमगादड़ का अगला जो पंख है वो अगले पैर का जैसे मॉडिफिकेशन है, लेकिन तितली में या और कीट जो है जिसमें पंख होते हैं जो उड़ता है, उसमें जो है आपका समानता नहीं मिलती है। तो यही आपका एग्जाम्पल हुआ। कीटों के एग्जाम्पल हो गया कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख, ये दोनों जो है आपका काम दोनों का समान है, उड़ने में ही मदद करता है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर जो है या आपका रचना और उत्पत्ति जो है आपका बिल्कुल अलग होता है। समजात में क्या था कि दोनों की समानता था स्ट्रक्चर में, लेकिन काम अलग अलग था। इसमें कि काम दोनों का सेम है, लेकिन रचना उत्पत्ति भिन्न है।
तो ये आपका देखिए, वैसे अंग जिसकी रचना एवं उत्पत्ति भिन्न एवं कार्य समान होते हैं समवृत्त अंग कहलाता है। तो ये आपका कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख। तो ये समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 से सी अंग क्या है? मनुष्य में उपस्थित दो अवशेषी अंग का नाम लिखें। ये आपका एक क्वेश्चन भी है। अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन, इसको जो है इंग्लिश में वेस्टिजियल ऑर्गन माने वैसे अंग जो हमारे पूर्वज में या बहुत पहले जो है वो आपका फंक्शनल था, कार्यशील था, लेकिन अभी जो है वो फंक्शनल लेस हो गया, माने वो अभी काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय रूप में पड़ा होता है, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग का मतलब पूर्वजों में हमारा या बहुत पहले जो है वो आपका फंक्शनल था, क्रियाशील था, लेकिन अभी वर्तमान समय में वही अंग निष्क्रिय रूप में पड़ा हुआ है या निष्क्रिय रूप में अवशेष के रूप में रह गया है। जैसे में जानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कर रहा है कि बंदर जैसे जात से हुआ, तो बंदर में क्या होता है? पूंछ होता है। तो आदमी में भी जो है पूंछ होता था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे विकास होता गया, अब सिर्फ जो है रीढ़ की हड्डी के पिछला जो भाग है, सबसे निचला भाग, वो पूंछ का अवशेष भाग है। तो यही जो है आपका मनुष्य में अवशेषी अंग हो गया। और भी है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो अगर किसी कारण से उसमें जो है सो स्वेलिंग हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, जिसको अपेंडिसाइट्स बोलते हैं। तो अपेंडिक्स जो हमारे आपका स्टोमक या पेट के अंदर जो है वो आपका अवशेष के रूप में है। आपका शाकाहारी जंतुओं में वो आपका जो है सो घास पचाने में वो आपका मदद करता है, उसमें जो है सो आपका बहुत सारे सेल्यूलोज को पचाने में वो मदद करता है। लेकिन मनुष्य जो है अब घास और पुआल तो खाता नहीं है, तो वह अंग जो है अब आपका फंक्शनल लेस हो गया, जो आपका अवशेष के रूप में रह गया। और भी आने वाले समय में मनुष्य जाति में वह अपेंडिक्स का नाम ही नहीं रहेगा, वह बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो गया। इवोल्यूशन क्रम में बतलाता है कि जिस अंग का हम जितना अधिक उपयोग करते हैं वह फंक्शनल रहता है, और जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं वो फंक्शनल लेस होते जाता है। अभी भी ये लेमार्क बाद में बतलाया था, लेमार्क ने, कि एक लोहार के हाथ जो है वो आपका हथौड़ा चलाता है तो उसका हाथ जो है बहुत मजबूत होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बच्चों के हाथ भी जो है मजबूत। लेकिन जब वही हाथ का उपयोग अगर नहीं करता है तो वह धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो जाता है, उतना वह कार्यशील नहीं होता है। तो यही हो गया आपका अवशेषी अंग, माने वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में वह आपका फंक्शनल था, लेकिन अभी जो है तो वह निष्क्रिय हो गया है। तो अब देखते हैं, इसको हम लिखते हैं। प्राणियों में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो उनके पूर्वजों में पहले कार्यशील था, लेकिन अभी वह अवशेष के रूप में रह गया है, अवशेषी अंग कहलाता है। अवशेषी अंग कहलाता है। ये हुआ। अब उदाहरण जो है यहाँ पर आपका ये देखना है, कशेरू की पूंछ, रूखी पूंछ, अपेंडिक्स हो गया,
अपेंडिक्स या APPEN अपेंडिक्स। और भी है विजडम टीथ। एक हम लोगों में जो है विजडम टीथ, जिसको बुद्धि दांत विजडम टीथ बोलते हैं, तो वो भी जो है आपका अवशेष के रूप में रह गया है। विजडम टीथ ये भी हमारे शरीर में अब अवशेष के रूप में रह गया है। तो ये आपका वही अवशेषीय अंग क्या है, और मनुष्य में जो है सो अवशेषीय अंग का नाम लिखना है। तो कशेरुकी पूंछ हुआ, अपेंडिक्स हुआ और विजडम टीथ हुआ। जो पहले पूर्वज में जो है सो आपका फंक्शनल था और अभी फंक्शनल लेस है, वही आपका अवशेषीय अंग हो गया। वो शरीर में उसका कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना मनुष्य का काम जो है सो चल जाता है, या जो भी है उसकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, वही आपका अवशेषी अंग कहलाता है। तो बहुत सारे हमारे शरीर में जो कान पर जो हेयर होते हैं, वो उसका भी आपका ये इसी का उदाहरण है, अवशेषी अंग है, उसका भी शरीर में हम लोगों का कोई उपयोग नहीं है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पक्षियों में, मछलियों में जैसे एक आंख को ढकने वाली एक परत होती है जो लाल रंग का यहाँ पर होता है कोनवा में, है ना, वो जैसा आपका निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हम लोगों में वो अवशेष के रूप में रह गया, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे में यहाँ पलक है, वो अपर एंड लोअर, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मछलियों में या पक्षियों में वह जो है सो बिल्कुल आपका अभी फंक्शनल है, उसमें वह का। लेकिन हम लोगों में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का कोई जरूरत नहीं। मेढक में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बिल्कुल फंक्शनल है, वो चूंकि कीचड़ में घुसता है तो उसे आंख ढकी हुई रहती है, कीचड़ उसे नुकसान नहीं कर पाता है, तो वही आपका निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हुआ। कोई भी हम दो उदाहरण दे, 2 पूछे 3 पूछे तो कशेरुकी पूंछ भी दे सकते हैं, अपेंडिक्स भी दे सकते हैं, विजडम टीथ भी दे सकते हैं, और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी आपका अवशेषी अंग है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वजता एटाविज्म क्या है? का मतलब होता है कभी कभी जीवों में कुछ ऐसा लक्षण जो अभी नहीं था लेकिन उसके पूर्वज में थे। तो देखते हैं यह पूर्वजता का मतलब क्या है कि कुछ जीवों में कभी कभी अचानक कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो कभी उनके दूर के पूर्वजों में उपस्थित थे। अभी इसके पहले वाले में बताए थे कि मनुष्य के जो पूर्वज थे उसमें जो है सो आपका पूंछ होता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में पूंछ नहीं होते। लेकिन कभी कभी अचानक जो है उस जीव में जो है सो वो पूर्वज का लक्षण उपस्थित हो जाता है, जो अभी वर्तमान में नहीं है किसी में, लेकिन पूर्वजों के लक्षण जब उपस्थित हो जाते हैं वही आपका पूर्वजता कहते हैं। या हिंदी में इंग्लिश में ही लिख देगा एटाविज्म क्या है, तो वही आपका हुआ कि कुछ ऐसे लक्षण जो दूर के पूर्वजों में उपस्थित था, लेकिन जो है सो अभी अचानक जो है सो वो चीज उपस्थित हो जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण है कि मानव शिशु में पूंछ। कभी कभी देखते हैं कि ऐसा बच्चा उत्पन्न हुआ जिसमें पूंछ है, तो वही आपका पूर्वज का जो लक्षण है, पूंछ जो पहले था वो आपका आ गया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे अनियमित जो है या इरेगुलर फॉर्म में बच्चे उत्पन्न होते हैं, कहते हैं कि 2-4 हाथ हो गया तो पूंछ उत्पन्न हो गया, 4 गो पैर उत्पन्न हो गया। तो यह सब जो है कभी अनियमितता होती है, लेकिन इसमें है कि जो पूर्वज में पहले था और वह अचानक जो है अब दिखाई पड़ रहा है दूर के पूर्वजों में बहुत पहले की, तो वही आपका पूर्वजता हुआ। तो कुछ जीवों में कभी कभी अचानक कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो कभी उनके दूर के पूर्वजों में उपस्थित थे, लेकिन विकास के दौरान वह विलुप्त हो गए। लेकिन अभी नहीं, लेकिन कभी कभी जो है अचानक परिवर्तन हो जाता है। इस परिघटना को पूर्वजता कहते हैं। एग्जाम्पल मानव शिशु में पूंछ। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखे और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद है तो इसको आप लाइक करेंगे और इस चैनल को बायोलॉजी टीचिंग सेंटर को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो है सो मनोबल जो है या मोटिवेशन जो है सो बढ़ता है और अधिक से अधिक लाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए आप अवश्य इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट जो भी हैं
या जो भी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं आपके जाने पहचाने, उनको जो है आप शेयर अवश्य करें, जिससे उनको भी वह बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ अब ये सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, गुड नाइट।